Hi, this is Ajmal Khan, and you are watching my YouTube channel English with Ajmal Khan. For those candidates who are preparing for upcoming seats of Naib Tehsildar and Tehsildar, I am running a paid session for the preparation of revenue laws and GK. And with this lecture, I mean lecture number 7, we are going to complete Land Acquisition Act 1894. Land Acquisition Act 1894 has 8 parts, and today we will cover its last part, I mean eighth part. And eighth part covers from section number 45 till section number 55. For those candidates who are watching my YouTube channel as a new member, as a new person, as a newcomer, they are requested to follow me on my YouTube channel. They are supposed to subscribe this YouTube channel because through this YouTube channel, I keep on uploading different lectures on CSS, PMS, Tehsildar, NAB Tehsildar, and different jobs which appear through PPSC and FPSC and NTS. I do deliver lectures on test preparation as well as interview preparation for different jobs for different departments. So let's come toward the real point, the real agenda, and that is the agenda of Land Acquisition Act 1894. Eighth part of Land Acquisition Act 1894 will be covered today. This is the last lecture of Land Acquisition Act 1894, and this is lecture number 7 for NAB Tehsildar, Tehsildar, and Assistant Director Land Revenue examinations. अगर पेपर में ये एमसीक्यूज आता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पार्ट 8। 8 पार्ट है इसमें। तो ये 8वां पार्ट जो है उसको हम देख रहे हैं, और 8वें पार्ट में सेक्शन 44 से लेकर सेक्शन 55 तक सेक्शंस है। अब सेक्शन ये जो हमारा पार्ट 8 है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, इस पार्ट 8 का नाम क्या है? मिससेलेनियस प्रोविजंस। प्रोविजन कहते हैं जब किसी एक्ट के अंदर जो आप कह सकते हैं जो सेक्शंस होते हैं, जो उसके अंदर शिक्कें होती हैं, उनको हम कहते हैं प्रोविजंस, जिनके पॉइंट्स कह सकते हैं, लीगल पॉइंट्स। तो पार्ट 8 का नाम है मुतफरक शिक्कें, यानी मिससेलेनियस प्रोविजंस, मिससेलेनियस पॉइंट्स। इसमें सेक्शन 45 से लेकर 55 तक, और यूं आखिरी सेक्शन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का है वो है 55। तो ये 45 सेक्शन से 55 सेक्शन तक डील करता है पार्ट 8, और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के 8 पार्ट ही हैं। अब इस पूरे पूरे पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि लोगों को नोटिस कैसे दिया जाता है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में, और फिर अगर कोई बंदा लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में रुकावटें डालता है तो उसके लिए क्या सजा होगी, और जो लैंड है उसको जब सरेंडर किया जाता है, यानी कि लैंड जब दे दी जाती है, उसका नफाज कैसे होता है। अगर कमिश्नर ने सेक्शन 6 में कहा था, डिक्लेयर कर दिया था कि हमें लैंड चाहिए किसी गांव में, किसी कोई खास जमीन पब्लिक पर्पस के लिए या कंपनी के लिए, और बाद में उसने विथड्रॉ कर दी है कि हमें नहीं चाहिए, तो उसको क्या प्रोसेस होगा। और इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को कोई एक ऐसा हिस्सा चाहिए जमीन का जो एक मकान का एक जुजवी हिस्सा बन रहा है, और मालिक मकान कहता है, मालिक जमीन कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट में सिर्फ 1 कनाल जमीन चाहती है तो मेरा तो आधा घर जो पीछे बचेगा, आधा घर तो आप लोग ले जाएंगे, तो मेरा तो घर को मुझे तो बड़ी मुश्किल होगी, मेरा घर सेवर हो जाएगा, यानी कि उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो उस सूरत में अगर मालिक मकान कहता है, मालिक जमीन कहता है कि मेरी सारी जमीन मेहरबानी करके गवर्नमेंट ले ले, ताकि मैं कोई और जगह पे घर बना लूं, या मेरी जमीन का नुकसान ना हो जाए मेरे घर का, उस सूरत में अक्विजिशन का क्या प्रोसेस है। फिर अगर कोई कंपनी या कोई लोकल अथॉरिटी जो है उसको जमीन चाहिए और गवर्नमेंट ने उनको जमीन देनी है, उस सूरत में लैंड एक्विजिशन का क्या प्रोसेस होगा। और लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो प्रोसेस होते हैं, इनके एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है, उसमें स्टैंप ड्यूटी नहीं होती इसकी। इसके हवाले से जो एग्जाम्पशन है, फाइनेंशियल एग्जाम्पशन, या अगर उसकी कोई कोई बंदा या कोई कंपनी पंजाब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करती है और लैंड गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करती है, तो वो जो एग्रीमेंट होगा, अगर उस बंदे ने या उस कंपनी ने उस एग्रीमेंट की कॉपी लेनी हो तो उसकी कोई कॉपी की फी नहीं होती। हालांकि अगर हम अदालत में जाएं और हम बतौर अदालत में वकील जाएं, या अदालत में बतौर प्लेंटिफ जाएं या डिफेंडेंट के तौर पे जाएं, कि इनके केस हम खुद करें, मुदई हों या मुद्दा लय हो, तो उस सूरत में हम अगर कोई कोर्ट से कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसकी फी पे करनी पड़ती है। लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में जो डॉक्यूमेंट होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसके कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती, और उसकी अगर हम कॉपी लेना चाहें एज ए पार्टी, एज ए पंजाब गवर्नमेंट पार्टी, या एज ए पार्टी ऑफ प्राइवेट पार्टी, या एज ए अथराइज्ड ऑफिसर ऑफ कंपनी, तो हमें कोई कॉपी की फी पे नहीं करनी पड़ती। और अगर
कोई सूट फाइल करना है किसी ऐसे ऑफिसर के अगेंस्ट जिसने हमारे हक में फैसला नहीं सुनाया, बल्कि हमें लगता है कि हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, तो उस सूरत में अगर हम उस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई फाइल शूट करना चाहते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं, उससे पहले कोई नोटिस देना पड़ता है। वो क्या है? और ये जो पूरे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में जब कोर्ट के सामने हमें अपीयर होना होता है, तो कोर्ट के सामने जब प्रोसीडिंग होती है, उनके ऊपर कौन सा जाब्ता लगता है, वो बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसका क्या प्रोसीजर है। और अपील्स के हवाले से कुछ बातें हैं कि अगर अवार्ड इशू हो गया इस एक्ट के तहत, जो कि अवार्ड इशू कौन इशू करता है? कलेक्टर, यानी कि डीसी, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो अगर अवार्ड इशू हो गया और हम अगेंस्ट उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, तो हम पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला या डिक्री सुना दी, कोई फैसला सुना दिया, तो अगर वो हम उससे मुतमिन नहीं है, एग्रीड पार्टी है, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो अपील्स हैं, इनके हवाले से बातें होंगी, और आखिर पे हम देखेंगे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में कोई ऐसा मामला अगर आता है, कोई ऐसा इशू आता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में उसके हवाले से कोई रूल नहीं है, तो रूल कौन बना सकती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी पंजाब को। तो पावर मेकिंग, रूल मेकिंग अथॉरिटी कौन है? पंजाब गवर्नमेंट। इन सारे मामलों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो 45 में लोगों को अब जो नोटिस इशू किया जाता है वो देखेंगे। 46 में हम देखेंगे पेनल्टी, अगर कोई बंदा लैंड एक्विजिशन एक्ट में रुकावट डालता है। 47 में लैंड को कैसे सरेंडर किया जाता है, ये दे दी जाती है। 48 में देखेंगे कि अगर कमिश्नर कहता है कि हमें जमीन आप नहीं चाहिए, वो विड्रा करता है। पहले तो हमने कहा था सेक्शन 6 में वो नोटिस इशू किया जाता है कि जमीन डिक्लेयर की जाती है कि ये जमीन हमें चाहिए, फलां गांव में इतने जमीन, इतने एकड़ जमीन। लेकिन कमिश्नर जो है वो विड्रॉ भी कर सकता है। उसका प्रोसेस 48 सेक्शन में देखेंगे। अगर कोई बिल्डिंग का कोई एक हिस्सा किसी बंदे का पंजाब गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है किसी पब्लिक पर्पज या कंपनी के लिए, तो वो बंदा कहता है कि नहीं सॉरी, मेहरबानी करके मेरी पूरी जमीन ली जाए या बिल्कुल ना ली जाए। तो उस सूरत में ये जो बिल्डिंग का प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग दी जाए या पूरी बिल्डिंग या जमीन ली जाए। तो ये सेक्शन 49 में हम देखेंगे। फिर अगर कोई कंपनी जो है उसके लिए कोई जमीन लेनी है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कंपनी पे करती है, ये सेक्शन 50 में हम देखेंगे। फिर इस एक्ट के तहत जितने भी कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं या कोई एग्रीमेंट होते हैं, उनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी कोई नहीं होती, और कोई अगर उसकी कॉपी लेनी हो उस एग्रीमेंट की, तो उसकी कोई फी नहीं दी होती। ये सेक्शन 51 में देखेंगे। और अगर कोई बंदा किसी ऑफिसर के अगेंस्ट, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत जिसने कोई फैसला सुनाया है, वो डीसी है या कमिश्नर है या एसी है, उसके अगेंस्ट कोई मुकदमा करना चाहता है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, ये सेक्शन 52 में देखेंगे। और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में जब बंदा कोर्ट के सामने अपीयर होता है एज ए डिफेंडेंट या एज ए प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कहते हैं मुद्दई को, और डिफेंडेंट कहते हैं जो बंदा मुद्दा इलह होता है, तो वो जो भी प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट के सामने, उनके ऊपर इतलाक होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, वो सेक्शन 53 में हम देखेंगे। और 54 में हम देखेंगे कि अपील, अगर कोई कलेक्टर एक इशू करता है अवार्ड सेक्शन 11 के तहत, तो उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट का फैसला अगर हमें मंजूर नहीं है, तो उसके अगेंस्ट हम अपील कहाँ लेके जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपील्स देखेंगे सेक्शन 54 में। और सेक्शन 55 में हम देखेंगे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कोई ऐसा, यानी इसके लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर अमल करते हुए कोई ऐसा इशू आ गया कि हमें कोई रूल ऐसा नहीं है जो गाइड करे, तो रूल्स कौन बनाएगा? पंजाब गवर्नमेंट बनाएगी। और ये देखेंगे हम सेक्शन 55 में। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर का एक बर्ड्स आई व्यू, एक तायराना नजर आपने डाल ली होगी। अब आप सुनेंगे लेक्चर तो आपको मजा आएगा। सेक्शन 45 के सर्विस ऑफ नोटिस की, नोटिस कैसे जारी किया जाता है। सेक्शन 45 किसी से डील करता है कि एक नोटिस कैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सर्व किया जाता है। सिंपल बेसिक रूल ये है कि नोटिस की कॉपी जो है वो उस शख्स को दी जाती है जिसको नोटिस दिया जाना होता है। बेसिकली उसको टेंडर की जाती है या उसको डिलीवर की जाती है। टेंडर का मतलब है उस तक पहुंचाई जाती है, उसको दी जाती है, या डिलीवर का मतलब है कि उस तक पहुंचाई जाती है, चाहे वो जीपीओ ऑफिस के जरिए हो या जैसी भी हो। और उस नोटिस के ऊपर साइन कौन करता है? उस नोटिस के ऊपर साइन करता है, सेक्शन 4 हमने पढ़ा था इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 4 में होता है कि प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन की हमें जमीन चाहिए इस इलाके में। तो अगर कोई नोटिस हो सेक्शन 4 के तहत, तो वो जो ऑफिसर होगा जो सेक्शन 4 में मेंशन होगा, वो उस पर साइन करेगा। सेक्शन 4 के अंदर ऑफिसर कौन सा मेंशन होगा? जिसने वो नोटिस इशू करना होगा। उसके बाद अगर कोई अदर नोटिस हो, जो कोई बाकी मामलात हो, कोई समन हो जैसे, तो उसके ऊपर ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर या जज, जो भी जज होता है जिसने नोटिस इशू करना होता है, बहुत जज हमें बुलाता है, बहुत मजिस्ट्रेट हमें बुलाता है, बहुत कलेक्टर हमें बुलाता है, तो वो कलेक्टर या मजिस्ट्रेट या वो जज साइन करेगा। अब नॉर्मल मेथड ऑफ सर्विस ये है कि जिस बंदे के नाम हमें समन या नोटिस इशू करना है, उसी शख्स को हम नोटिस हमें देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हमने एक लैंड है जो असद बंदे की है, उसका नाम असद है, और उसको हमने, उसकी जमीन जो है गवर्नमेंट को चाहिए, तो असद को ही नोटिस जाना चाहिए। अगर असद अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, एक
कुछ और अल्टरनेटिव तरीके भी हैं जिस तरीके से असद के पास नोटिस पहुंचना चाहिए। अगर असद जो है वो नहीं मिलता, असद कहीं गया हुआ है फॉर एग्जाम्पल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग पे, या वो सरगोदा में है ऑपरेशन विंग में फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे? कुछ डिफरेंट तरीके भी हैं। असद अगर नहीं है तो नोटिस असद को कैसे मिलेगा? पहली बात है उस शख्स को मिलना चाहिए, या उसके घर का, असद के घर का कोई अडल्ट बालिग मेल मेंबर जो उसके साथ रहता हो असद के साथ, उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। या असद के घर, जो जो घर का दरवाजा है, या असद का जहां कोई कारोबार है, कोई कंपनी है, उसके ऊपर जो कंस्पिकुअस कोई वाज़ेह मुनासिब जगह है, तो उसके ऊपर वो नोटिस चस्पा कर देना चाहिए। अगर आपको याद हो, परवेज मुशर्रफ को जो नोटिस गया था जब उसकी जमीन, उसका घर जब जब्त हुआ था, उसके घर के बाहर एक नोटिस लगा था, क्योंकि मुशर्रफ तो वहां पे नहीं था। इसी तरीके से हमने बात कर दी कि अगर किसी कोई शख्स का ऑफिस है, कोई बिजनेस कंपनी है, जो कुछ भी है, तो उसके ऑफिस के ऊपर, या अगर उसका वो वहां पे भी रसाई नहीं है, तो जिस ऑफिस से, यानी कि फॉर एग्जांपल बखर की जमीन की बात हो रही है, अगर कोई जमीन है झंग के अंदर, या कोई जमीन है फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में, फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में आसमा रहती है और आसमा के घर में नोटिस देना है, तो आसमा जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती है गुजरांवाला में, तो गुजरांवाला का जो डीसी ऑफिस होगा, जो कलेक्टर का ऑफिस होगा, उसमें, या जो उस गुजरांवाला की जो कंसर्न कोर्ट है, कोर्ट के अंदर वो नोटिस लगा दिया जाएगा। या वो जो कंसर्न ऑफिसर है जिसने ये नाफिज इसके ऊपर अमल करवाना है, उसके ऑफिस के बाहर लगा दिया जाएगा, जिसको कर दिया जाएगा। या जहां पे आसमा या असद की मैंने मिसाल दी है, आसमा है फॉर एग्जाम्पल गुजरांवाला से, असद है फॉर एग्जाम्पल बखर से, तो जिस असद की जमीन जहां पे है, या आसमा की जहां पे जमीन है, तो असद की जमीन के ऊपर कोई खंबा है, या कोई वाज़ेह जगह है, या कोई आसमा की कोई जमीन है गुजरांवाला में, तो उसकी जमीन के ऊपर किसी खंबे के ऊपर लगा दिया जाएगा, जहां पे हर आते जाते की नजर पड़े। अब पोस्ट के जरिए भी नोटिस दिया जा सकता है कि अगर कोई कलेक्टर या जज ये भी कह सकता है कि जहां पे गुजरांवाला में फॉर एग्जांपल आसमा रहती है, बखर में फॉर एग्जांपल असद रहता है, इन दोनों की जमीनें हर गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है, तो मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, या मुतलका डिस्ट्रिक्ट जैसे बखर है, तो बखर का कलेक्टर यानी डीसी, या गुजरांवाला का जो डीसी है वो ये, या गुजरांवाला का जो जज है, या बखर का जो जज है मजिस्ट्रेट है, वो ये ऑर्डर इशू कर सकता है कि जहां पे लास्ट टाइम आसमा रहती थी गुजरांवाला में, या जहां पे असद रहता था फॉर एग्जाम्पल बखर में, लास्ट टाइम जो उसके बारे में पता था कि वो कहाँ रहता है, तो उसके मोहल्ले में उसकी जो रेजिडेंस है, उसका जो एड्रेस है, जो जहां पे उसका बिजनेस है आसमा का या असद का, उसके ऊपर उसकी तरफ पोस्ट भेज दी जाए। तो नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाता है, जैसे जीपीओ ऑफिस के जरिए, और उसके ऊपर जब वो नोटिस वहां पे इशू पहुंचा दिया जाता है, तो वहां पे किसी बंदे के साइन करवा दिए जाते हैं। या अगर जीपी ऑफिस के जरिए भेजा जाएगा, तो जीपी ऑफिस की एक रसीद होगी, तो वो रसीद सबूत के तौर पर पेश की जाएगी कि जी असद को या आसमा को नोटिस दिया गया था। अब याद रखें सेक्शन 45 में हमने क्या कहा, सर्विस ऑफ नोटिस कैसे दिया जाता है, उसके तरीके हमने पढ़े। ये सेक्शन 45 है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब सेक्शन पढ़ते हैं 46। सेक्शन 46 में यह है कि अगर कोई शख्स लैंड अक्विजिशन, गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर करनी होती है दो पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए या किसी कंपनी के लिए, रजिस्टर्ड कंपनी के लिए, तो अगर कोई शख्स उसमें रुकावट डालता है तो उसके ऊपर सजा भी है, पेनल्टी भी है, पनिशमेंट भी है। तो अगर कोई लॉफुल, यानी कि जो लीगल या लॉफुल या कानूनी जाब्तों के तहत कोई प्रोसीडिंग्स में वो रुकावट डालता है जानबूझ के, तो उसके ऊपर, यानी कि कोई बंदा जानबूझ के रुकावट डालता है किसी ऐसे शख्स के सामने, किसी ऐसे ऑफिसर के सामने, मुजाहमत करता है, जो सेक्शन 4 के तहत एक जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू हुआ था, वो एक शख्स आता है और सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई करना चाहता है, या सेक्शन 8 हमने पढ़ा था इसी है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में, कि अगर कोई शख्स जिसको कलेक्टर नामजद करता है, वो जमीन का सर्वे करना चाहता है, जमीन की मेजरमेंट करना चाहता है, जमीन के अंदर कोई बोर करके उसकी सॉइल को चेक करना चाहता है, तो अगर कोई शख्स सेक्शन 8 के तहत मेजरमेंट में या सर्वे के अंदर रास्ते में, या सेक्शन 4 के तहत जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है उसके रास्ते में जो कोई ऑफिसर्स आते हैं, कोई जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, मुआयना करने आते हैं जमीन को, तो अगर कोई बंदा उसके रास्ते में रुकावट डालता है, तो वो उसके ऊपर, या हम ये कह सकते हैं कोई शख्स जो है वहां पे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बोर हो रहा है, कोई ट्रेंच हो रही है, जगह खोदी जा रही है, या कोई बंदा उस जहां पे कोई जगह गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है, जो कलेक्टर से नामजद ऑफिसर है, वो कोई एक ट्रेंच खोदता है, कोई आप कह सकते हैं कि कुआं खोदता है या खंदक खोदता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एक बंदा जो जमीन का मालिक है, या कोई बंदा भी दाएं बाएं को बंदा है, और वो उस ट्रेंच को या उस जगह को जिसको कलेक्टर का एक नामजद ऑफिसर ने उस जगह को खोदा, चेक किया कि ये जमीन नीचे कैसी है,
तो उसको कोई डिस्प्लेस कर देता है, डैमेज कर देता है, या उसके ऊपर कोई मार्क था, जब बाउंड्री मार्क था, उसको कोई नुकसान पहुंचा देता है, तो या उसको डैमेज कर देता है, तो ऐसे शख्स जो है उसको पनिशमेंट होगी, और वो पनिशमेंट क्या होगी, 1 महीने की उसको कैद होगी, 50 रुपए तक फाइन होगा, या दोनों भी सजाएं हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अक्विजिशन स्टाफ जो है वो लॉफुली कहीं पे बाउंड्री मार्क लगाता है इस एक्ट के तहत, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1884 के तहत, और जो लैंड ओनर है, जो जमीन का मालिक है, वो जानबूझ के उस मार्क को उखाड़ के फेंक देता है कि हमें ये मार्क गवर्नमेंट के लोगों ने क्यों लगाया है। तो सेक्शन 46 के मुताबिक क्या होगा, उसको सजा मिलेगी, 1 महीने के अंदर उसको कैद मिलेगी 1 महीने की, या उसको 50 रुपए फाइन होगा, या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तो सेक्शन 46 में क्या है कि मजिस्ट्रेट या जो भी कोई अथॉरिटी है वो 1 मंथ की सजा दे सकती है, 50 रुपए फाइन कर सकती है, या दोनों सजा दे सकती है किस शख्स को, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रेजिस्ट करता है, रुकावट डालता है सेक्शन 4 के तहत जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन था उसकी कार्रवाई में, या सेक्शन 8 के तहत जो कलेक्टर का जो कंसर्न स्टाफ था जो सर्वे करने आता है जमीन की, उसके रास्ते में जो रोड़े अटकाता है, उस शख्स को 1 महीने की कैद, 50 रुपए का फाइन, और दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तो सेक्शन 46 की समझ आ गई। सेक्शन 47 ये है कि मजिस्ट्रेट टू इन्फोर्स सरेंडर, सरेंडर कहते हैं जमीन दे देना। अब ये सेक्शन डील करता है कि जब कलेक्टर, कलेक्टर ने क्या करना है, कलेक्टर, कमिश्नर कहता है कलेक्टर को, कमिश्नर डिवीजन में बैठता है, कलेक्टर डीसी ऑफिस में जो सबसे बड़ा ऑफिस ऑफिसर होता है जिसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, या कलेक्टर कहते हैं। अगर कलेक्टर का अमला या कलेक्टर के रास्ते में कोई बंदा रुकावट डालता है, अपोज करता है, मजामत करता है, या उसके रास्ते में रोड़े अटकाता है कि जमीन को अक्वायर करने के प्रोसेस में, तो उस सूरत में क्या होगा, कलेक्टर अगर वो खुद, अगर कलेक्टर खुद मजिस्ट्रेट है तो वो खुद इन्फोर्स करेगा कि जमीन मुझे दे दी जाए, या अगर कलेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं है तो वो मजिस्ट्रेट को लिखेगा कलेक्टर कि मेहरबानी करके ये जो जमीन है ये हमारे हवाले करवाई जाए। आपको समझ आ गई होगी कि अगर जमीन की कॉस्ट दे दी गई है या गवर्नमेंट ने जमीन लेनी है, तो अब जमीन जब मालिक के मालिक के मकान या मालिक के जमीन जब गवर्नमेंट को जमीन दे देता है, गवर्नमेंट अक्वायर कर लेती है और वो बंदा सरेंडर कर देता है जमीन, यानी कि गवर्नमेंट करती है जमीन लेती है तो उसको अक्विजिशन कहते हैं। जो बंदा जमीन मालिक का जमीन का मालिक जब जमीन देगा तो उसको सरेंडर कहा जाता है। अब एक प्रोसेस चल रहा है, गवर्नमेंट ने अक्वायर करनी है और वो बंदा जमीन नहीं दे रहा, सरेंडर नहीं कर रहा, जमीन दे नहीं रहा, तो उस सूरत में अगर कलेक्टर खुद मजिस्ट्रेट है तो वो खुद कहेगा कि जमीन मुझे दे दी जाए, कि वो उस बंदे को मजबूर करेगा कि जमीन हमें दे दी जाए। कलेक्टर कहेगा कि मुझे दे दी जाए, इनके गवर्नमेंट को दे दी जाए। अगर कलेक्टर खुद मजिस्ट्रेट नहीं है तो वो मजिस्ट्रेट को लिखेगा कि ये जमीन हमें दिलवाई जाए, इनके एक्विजिशन में हेल्प की जाए, या उस बंदे से को मजबूर किया जाए कि वो जमीन हमें सरेंडर कर दे। अब मिसाल के तौर पर यह है कि एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो उस स्टेज पे पहुंच चुका है जब जमीन का कब्जा लेना है, पोजीशन लेनी है गवर्नमेंट ने, कलेक्टर ने, तो ओनर जो है वो कहता है सॉरी मैं तो नहीं देता, वो अकड़ जाता है। तो अगर तो कलेक्टर मजिस्ट्रेट है तो वो खुद इन्फोर्स करेगा, यानी कि नाफिजुल अमल करवाएगा कि जमीन कलेक्टर उसको ले ले, अक्वायर कर ले, और वो बंदा जमीन दे दे, सरेंडर कर दे। अगर कलेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं है तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को लगेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसका नफाज करवाएगा, और वो जो बंदा है जमीन का मालिक जो है वो जमीन सरेंडर कर देगा और कलेक्टर उसको अक्वायर कर लेगा। तो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि सेक्शन 46 में हमने पढ़ा पिछले सेक्शन में कि अगर कोई बंदा रुकावट डाल रहा है इस प्रोसेस में, उस पे 1 महीने की कैद, इंप्रिजनमेंट, 50 रुपए फाइन, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। और सेक्शन ये 47 अभी जो हमने पढ़ा, इसमें क्या है कि ये जो जमीन बंदे ने, जिस बंदे की जमीन है उसने जो देनी होती है और कलेक्टर ने जमीन लेनी होती है, तो उसमें सरेंडर जमीन कैसे दिलवाई जाती है कलेक्टर को। अगर कलेक्टर खुद मजिस्ट्रेट है तो वो खुद ले लेगा, नाफिज उसकी उसका इन्फोर्समेंट करवाएगा। अगर कलेक्टर खुद मजिस्ट्रेट नहीं है तो मजिस्ट्रेट को लिखेगा, और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस प्राइवेट बंदे से जमीन दिलवाएगा, यानी कि वो सरेंडर करवाएगा उससे, और गवर्नमेंट कलेक्टर जो है उस जमीन को अक्वायर करेगा। तो समझ आ गई होगी होपफुली आपको। उसके बाद सेक्शन 48 है कि कंप्लीशन ऑफ अक्विजिशन नॉट कंपलसरी। अगर अक्विजिशन कंपलसरी ना हो, हमने ये भी पढ़ा था कि बाद वक्त ये भी होता है कि कोई अर्जेंसी केसेस होता है और बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जमीन लाजमी मिले कंपनी के लिए या पब्लिक पर्पज के लिए, तो उसकी कंप्लीशन, एक ऐसी अक्विजिशन जमीन ऐसी अक्वायर करनी है जो कंपलसरी नहीं है। उस रूप में यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पार्ट का। इसमें यह है, बेसिक रूल यह है कि अगर जो सेक्शन 36 में बताया गया है उस वो अगर ना हो, एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर सेक्शन 36, उसकी बात नहीं हो रही सेक्शन 36 की। अगर कमिश्नर जो है, सेक्शन 36 की बात नहीं हो रही, बाकी जो जितने भी सेक्शंस हैं उसकी तहत कमिश्नर जो है, जिसने जो डिवीजन में बैठा होता है, वो विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि जमीन कंपलसरी नहीं है, जमीन जरूरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो वो कह सकता है कि हमें जो जमीन हमने सेक्शन 6 के तहत जो हमने डिक्लेरेशन पास की थी
उसके तहत जो जमीन हमें चाहिए थी वो अब हमें नहीं चाहिए, वो विड्रॉ कर सकता है इफ पोजेशन हैज नॉट बीन टेकन। लेकिन वो तब विड्रॉ कर सकता है कि अगर कलेक्टर ने जमीन अक्वायर नहीं कर ली, उसका पोजीशन हासिल नहीं कर ली। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है सेक्शन 48 में कि अगर कोई ऐसी जमीन है जिसके बारे में डिक्लेरेशन पास हो गई है, सेक्शन 6 के तहत डिक्लेरेशन कौन पास करता है? कलेक्टर, एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी होता है। अगर एक कलेक्टर ने डिक्लेरेशन पास कर दी, सॉरी, डिक्लेरेशन पास करता है बेसिकली कमिश्नर डिवीजन में बैठा हुआ, नॉट कलेक्टर। तो अगर कमिश्नर ने डिक्लेरेशन पास कर दी है कि फलां डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फलां गांव के अंदर या फलां टाउन के अंदर हमें इतने एकड़ जमीन चाहिए पब्लिक पर्पज या कंपनी के लिए, तो अगर कमिश्नर ने सेक्शन 6 के तहत डिक्लेरेशन पास कर दी है लेकिन जमीन अभी तक अक्वायर नहीं की कलेक्टर ने, तो उस वक्त तक अगर वो जमीन कंपलसरी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं है, तो कमिश्नर जो है जिसने डिक्लेरेशन पास की थी अंडर सेक्शन 6, वो विड्रॉ कर सकता है कि सॉरी सॉरी हमें नहीं जमीन चाहिए। वो कोई ऐसा नोटिफिकेशन दे सकता है, लेकिन तब दे सकता है अगर जमीन कलेक्टर ने अक्वायर ना कर ली हो उससे पहले पहले। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पोजीशन अभी कब्जा गवर्नमेंट ने ना लिया हो, यानी कलेक्टर ने ना लिया हो। अगर पोजीशन ऑलरेडी पहले ले चुका है कलेक्टर, तो उस सूरत में क्या होगा? विथड्रॉल पोजीशन जो है वो ऑपरेट नहीं करती, वो ये तरीकाकार नहीं होता। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने, कमिश्नर ने सेक्शन 6 के तहत कलेक्ट अपना डिक्लेरेशन पास की थी, उसने डीसी को कहा था, यानी कलेक्टर को कहा था जमीन अक्वायर कर लें, उसने जमीन की पोजीशन हासिल कर ली है। अब कमिश्नर बैठ के नोटिफिकेशन इशू कर दे कि हमें जमीन नहीं चाहिए क्योंकि कंपलसरी नहीं है, नो। अगर कलेक्टर ने पोजीशन नहीं ली तब विड्रॉ वो कर सकते हैं। अगर कलेक्टर ने अक्वायर कर ली है फिर नहीं ये लागू होता सेक्शन 48। तो पोजीशन जो है वो जरूरी, अगर पोजीशन नहीं लिया कलेक्टर ने तब ये असूल लागू होगा। तो कंपनसेशन आफ्टर विदड्रॉल, अब कलेक्टर ने, कमिश्नर ने सेक्शन 6 के तहत कहा था कि हमें जमीन चाहिए, डिक्लेरेशन पास हो गई थी, उसने जो कमिश्नर था उसने डीसी को कहा था कि जमीन अक्वायर कर लें, उसने अक्वायर कर ली। अब कमिश्नर ने क्या कहा, सॉरी, वो कलेक्टर को कहा गया कि जमीन अक्वायर कर ले, और उसने पोजीशन अभी तक हासिल नहीं की, लेकिन वो सर्वे करने के लिए उसने टीम भेजी, वहां उन अपने मेजरमेंट की और वो उसके अंदर सर्वे करते रहे, आते जाते रहे। अब उस बंदे की देखो फसल है वहां पे, दरख्त खड़े हैं, उसको नुकसान पहुंचा है, तो कमिश्नर ने पीछे से कह दिया, नोटिफिकेशन पास कर दिया कि जमीन क्योंकि हमें कंपलसरी नहीं है हमारे लिए एक्वायर करना, लिहाजा हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, हमें जमीन नहीं चाहिए। उस सूरत में वो जिस शख्स की जमीन के अंदर कलेक्टर की टीम आती रही, सर्वे की टीम आती रही, और उसको कोई इनकन्वीनियंस हुई है, तो उसकी ये जमीन को कोई नुकसान पहुंचा है, तो उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी जमीन के अंदर बार बार डीसी के ऑफिस के जो लोग हैं वो आके सर्वे करते रहे हैं, तो उसको इनकन्वीनियंस हुई है, उसकी फसल के अंदर नुकसान हो सकता है। तो उस सूरत में क्या होगा? कलेक्टर जो है, जो डीसी ऑफिस में जो कलेक्टर होता है, जो डीसी होता है, वो क्या करता है? वो कंपनसेशन डिटरमिन करता है कि कितना नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ नोटिस, जो उसको नोटिस जारी होते रहे बार बार, और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो बंदा आता रहा, अपीयर होता रहा, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन वो टाइम भी देता रहा, कोर्ट के सामने अपीयर होता रहा, कलेक्टर के सामने अपीयर होता रहा, एसी डीसी के सामने अपीयर होता रहा, कमिश्नर के सामने अपीयर होता रहा। तो अगर जो बार बार उस शख्स को नोटिस जाते रहे जिसकी जमीन है, और जहाँ वो बार बार कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग के लिए अपीयर होता रहा, तो अब उसको कंपनसेट करना चाहिए। तो कलेक्टर जो है वो रीजनेबल जो कास्ट है, वो जो उस बंदे की कुछ अखराजात आए होंगे, तो वो उस शख्स को, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी, जिन लोगों ने जमीन के ऊपर पैसे लगाए होंगे, यानी जिनको नोटिस जाता रहा और वो कोर्ट के सामने अपीयर होते रहे, या मजिस्ट्रेट के सामने, या कलेक्टर के सामने, या कमिश्नर के सामने, तो ऐसे लोगों को, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको कंपनसेशन कितनी देनी है वो कलेक्टर डिसाइड करेगा। तो ये पार्ट जो 8 हम पढ़ रहे हैं, सॉरी पार्ट 3 जो है, प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 अप्लाई एज फार एज पॉसिबल टू डिटरमिन कंपनसेशन अंडर सेक्शन 48। तो ये कंपनसेशन कैसे डिटरमिन की जाती है, उसका पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं इसी एक्ट के तहत। तो कंपनसेशन की डिटरमिनेशन वो पार्ट 3 में होती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कंपनसेशन कितनी होनी चाहिए एक ऐसे शख्स को जिस शख्स की जमीन पहले कमिश्नर ने कहा सेक्शन 6 के तहत कि हमें चाहिए, और बाद में उसने विड्रॉ कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। अब उस शख्स की अगर जमीन, उसको नोटिस जारी किए गए और वो कोर्ट की प्रोसीडिंग के सामने आता जाता रहा, उसको जो हमने कंपनसेशन देनी है, जिसकी जमीन अब पहले हमने कहा था कमिश्नर ने कि लेनी है, अब कमिश्नर ने विड्रॉ कर दिया, तो अब उस शख्स को जो कंपनसेशन देनी है वो किस पार्ट के तहत होगी? पार्ट 3 इस एक्ट का। अब ये पार्ट 8 पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन पढ़ी थी, तो वो पार्ट 3 के तहत कंपनसेशन की डिटर्मिनेशन करता है। कौन करता है? कलेक्टर करता है। तो मिसाल देख लेते हैं यहाँ पे। मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि गवर्नमेंट जो है उसने अक्विजिशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, अली की जमीन है, और गवर्नमेंट ने कहा कि जमीन हमें अक्वायर करनी है, सेक्शन 6 के साथ डिक्लेरेशन भी कर दी थी कमिश्नर ने। अली जो है वो बहुत सारा पैसा लगाता है लीगल प्रोसीडिंग में, कोर्ट के सामने आने जाने में, और उसको बहुत सारा नुकसान होता है अक्विजिशन की प्रोसीडिंग की वजह से। उसकी जमीन की फसलों के ऊपर लोग सर्वे करने आ जाते हैं, ये वो। तो अगर पोजेशन अभी तक नहीं ली गवर्नमेंट, कलेक्टर ने, डीसी ने,
और कमिश्नर ने जो सेक्शन 6 के तहत जो डिक्लेरेशन पास की थी उसको उसने कलेक्शन कमिश्नर ने विड्रॉ कर दिया कि ये जमीन जरूरी नहीं थी, हमारे लिए कंपल्सरी नहीं थी, लिहाजा हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अब अक्विजिशन का प्रोसेस रुक जाएगा, लेकिन अली फिर भी अली को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, बल्कि अली को डैमेजेस दिए जाएंगे। डैमेजेस क्या होते हैं कि उसको कंपनसेशन दी जाएगी, क्योंकि उसके पैसे लगे हैं, उसको नोटिस जारी होते रहे, वो आता जाता रहा एसी के सामने, डीसी के सामने, कमिश्नर के सामने। तो अब कलेक्टर जो है, जो डीसी होगा, मुतलका ऑफिस जो होगा डीसी ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो डीसी है, वो कंपनसेशन डिटरमिन करेगा अकॉर्डिंग टू पार्ट 3 ऑफ दिस एक्ट। पार्ट 3 कौन सा है? जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन हमने पहले पढ़ ली है इस एक्ट के तहत, कि उसको कितनी कॉस्ट उसकी लगी है, उसको कितना नुकसान पहुंचा है। तो फार्मूला क्या है इजी याद करने का, रिमेंबर करें आप, कि सेक्शन 40 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें कमिश्नर ने पहले सेक्शन 6 के तहत कहा कि हमें जमीन चाहिए, डिक्लेरेशन दी थी। अब उसने कहा कि अब उसने कमिश्नर डीसी को कहा था, कमिश्नर रीजन में बैठा होता है और जो कलेक्टर होता है वो डीसी ऑफ वो डिस्ट्रिक्ट में बैठा होता है। तो कमिश्नर ने सेक्शन 6 के तहत कलेक्टर अपना डिक्लेरेशन पास की थी। उसने डीसी को कहा था, कलेक्टर को कहा था जमीन अक्वायर कर लें। अभी तक उस कलेक्टर ने जमीन अक्वायर नहीं की, पोजीशन हासिल नहीं की। तो और कमिश्नर ने कह दिया कि हमें ये जमीन जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है एक्वायर करना, लिहाजा उसने उसको विड्रॉ कर दिया। तो उस सूरत में जो भी डैमेजेस हैं, जो नुकसान हुआ उस बंदे का, उसको जो रीजनेबल उसकी कास्ट है कोर्ट के सामने आने जाने में, वो उसको दी जाएगी। कौन डिटरमिन करेगा? कलेक्टर डिटरमिन करेगा अकॉर्डिंग टू पार्ट 3 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। अब सेक्शन पढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेक्शन 49। अब अगर एक गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर करनी है, उसमें किसी का घर है या उसकी कोई बिल्डिंग है, या उसका कोई घर है या बिल्डिंग है, और वो गवर्नमेंट कहती है कि हमें 1 कनाल जमीन चाहिए, और उस शख्स का घर है 2 कनाल पे। अब वो आधा घर जो है, अगर गवर्नमेंट उस जमीन पे कब्जा कर ले तो उसका आधा घर तो बेकार हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई किसी जमीन का, किसी घर का, किसी बिल्डिंग का आधा हिस्सा, पार्शियल जुजवी हिस्सा अक्वायर करे, किसी भी पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए या कंपनी के लिए, तो उस सूरत में क्या होता है? जनरल असूल ये है कि ये एक्ट, दिस एक्ट शुड नॉट बी यूज टू अक्वायर ओनली ए पार्ट ऑफ, किसी के घर का एक हिस्सा जुजवी तौर पे, या किसी की कोई मैन्युफैक्चर, कोई फैक्ट्री है उसका कोई हिस्सा, या किसी बंदे की कोई बिल्डिंग है तो उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को अक्वायर नहीं करना चाहिए, वरना उस बंदे की घर, उसका फैक्ट्री, उसकी बिल्डिंग, उसकी जो भी है वो क्या हो जाएगी? जाया हो जाएगी। मेरा एक घर है, इसके 5 कमरे हैं, गवर्नमेंट कहती है कि 1 कमरा हमें चाहिए, तो मेरे बाकी 2 कमरे जो है वो किसी काम के नहीं है, मेरा पूरा घर जो है वो इंटैक्ट है, वो सालिम है, तो उसके अंदर मुझे कन्वीनियंस भी होती है। अब मेरे घर का कोई जो आप कह सकते हैं जो जहाँ मेरा कार पोर्च है, वो गवर्नमेंट कहे कि जी हमें चाहिए, हमें अब यहाँ से रोड गुजारना है, तो मेरा जो, जहाँ मैं कार कहाँ खड़ी खड़ी करूंगा? तो कहने का मतलब यह है कि किसी, जनरल असूल ये है कि अगर किसी बंदे की जमीन लेनी है, तो उसका अगर जो घर है, जो उसकी फैक्ट्री है या कारखाना है, तो वो पूरा का पूरा ले। ये नहीं है कि उसके आधा ले ले, गवर्नमेंट ले ले और आधा कहे कि जी अब आप इस्तेमाल करते रहे। तो उस सूरत में क्या होगा? अगर लैंड ओनर रिक्वेस्ट करता है कि मेहरबानी करके जी मेरे घर का आधा हिस्सा नहीं, बल्कि मेरा पूरा घर, या मेरी फैक्ट्री का आधा हिस्सा नहीं, मेरी पूरी फैक्ट्री ले ले, उस सूरत में अगर ओनर रिक्वेस्ट करता है, डिजायर करता है, तो क्या होगा? पूरी बिल्डिंग ले ली जाएगी। अब मिसाल के तौर पे एक आसमा है, और आसमा की घर के अंदर 10 कमरे हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हमें 2 रूम चाहिए, यानी कि उसका घर की ऐसी जगह पे है आसमा का, जहाँ के करीब कोई मोटरवे है, या कोई उस गवर्नमेंट को कोई पब्लिक पर्पज के लिए, कंपनी के लिए कोई जमीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आसमा का घर किसी डीसी ऑफिस के साथ है, और डीसी ऑफिस के साथ गवर्नमेंट को जमीन चाहिए, और वहां आसमा के घर में 10 कमरे हैं, और गवर्नमेंट कहती है हमें 2 कमरों के करीब जमीन चाहिए। अब आसमा के घर के अंदर 2 कमरे अगर गवर्नमेंट ने ले लिए, डीसी ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर लिए, तो आसमा के बाकी घर के अंदर रुकावट होगी, इनकन्वीनियंस होगी। तो उस सूरत में क्या है कि अगर आसमा ये कहती है कि इफ यू वांट टू अक्वायर दीज 2 रूम्स, प्लीज अक्वायर माई होल इंटायर हाउस, और मुझे उसके अगेंस्ट कंपनसेशन दे दी जाए, तो सेक्शन 49 यहां पे लागू होता है। कि सेक्शन 49 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि किसी घर का, बिल्डिंग का, या फैक्ट्री का, या मैन्युफैक्चरिंग इदारे का कोई पार्शियल जुजवी हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे का पूरा गवर्नमेंट को लेना चाहिए, ना कि कोई एक हिस्सा। तो अब ओनर जो है, क्या अगर ओनर का माइंड चेंज हो गया? यस। कैन द ओनर चेंज हिज माइंड? यस, बिफोर कलेक्टर मेक्स हिज अवार्ड अंडर सेक्शन 11। अब कलेक्टर जो होता है, जो डीसी होता है, वो सेक्शन 11 के तहत अवार्ड इशू करता है। तो ओनर ये कह सकता है कि वो जो विथड्रॉ हिज एक्सप्रेस डिजायर, वो जो डिजायर इशू करता है कि जी मेरा पूरा घर ले लिया जाए, या वो कहता है कि जी, अब वो जाके कहता है कि वो उसको मॉडिफाई करता है रिटर्न नोटिस के जरिए, तो वो अपना माइंडसेट चेंज भी कर सकता है। यानी आसमा का घर था, उसमें 10 कमरे थे, गवर्नमेंट ने कहा कि 2 कमरे हमें चाहिए, तो आसमा रिक्वेस्ट लिख सकती है कि मेहरबानी करके पूरा घर ले लिया जाए। अब
कलेक्टर जो है, जो डीसी ऑफिस में बैठा होता है, जो डिप्टी कमिश्नर है, उसने सेक्शन 11 के तहत एक अवार्ड इशू करना होता है। अवार्ड को समझ ले, एक फैसला होता है सेक्शन 11 के तहत। अभी तक वो कलेक्टर ने अवार्ड इशू नहीं किया। आसमा दोबारा एप्लीकेशन लिख के अपना जो डिसीजन है कि मेरा पूरा घर ले लिया जाए, आसमा उस फैसले को चेंज कर सकती है। आसमा उस फैसले को चेंज करके रिक्वेस्ट लिख के अपना माइंड सेट चेंज कर सकती है। पहले तो उसने कह दिया कि मेरा पूरा घर ले लिया जाए, अब वो ये कह सकती है कि ठीक है वो 2 कमरे ले ले, मेरा पूरा घर ना ले। वो लिखेगी, नोटिस देगी रिटर्न फॉर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डेडलाइन ये है कि कलेक्टर अभी तक सेक्शन 11 के तहत अगर उसने अवार्ड इशू नहीं किया, तो अगर कोई बंदा है या बंदी है और वो कह उसके घर, उसका कारखाना या उसका हाउस, जो भी चीज है, फैक्ट्री उसकी है, उसका कोई एक खास हिस्सा गवर्नमेंट को अक्वायर करना चाहती है, और वो एक रिक्वेस्ट लिखता है या लिखती है, मेहरबानी करके मेरा पूरा घर या पूरी फैक्ट्री या पूरी जो बिल्डिंग है वो ले ली जाए, और अभी तक कलेक्टर ने सेक्शन 11 के तहत फैसला नहीं सुनाया, और वो बंदी या वो बंदा जो है वो अपना फैसला चेंज कर लेता कि नहीं नहीं, मुझे पूरा घर नहीं, वो 2 कमरे ही गवर्नमेंट ले ले, बाकी कमरा या घर या बिल्डिंग या फैक्ट्री मेरी है, तो वो अपना फैसला जो चेंज करके एप्लीकेशन लिख के दे सकती है, अगर कलेक्टर ने अभी तक सेक्शन 11 के तहत अवार्ड इशू ना किया हो तो। अब अगर ये मसला आ जाता है दरमियान में कि इज द लैंड पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, कि गवर्नमेंट को जो जमीन चाहिए क्या वो बिल्डिंग का हिस्सा है भी सही कि नहीं, अगर ये मसला खड़ा हो जाता है कि गवर्नमेंट को 1 एकड़ जमीन चाहिए, और एक बंदा कहता है जी मेरे घर का हिस्सा बनती है, तो मेहरबानी करके मेरा पूरा घर ले ले। अब ये देखना है कि क्या वो जमीन वाकई किसी बंदे के घर का हिस्सा है। अगर कोई ऐसा तनाज़ा पैदा हो जाता है, एक डिस्प्यूट होता है, एक तनाज़ा होता है कि क्या वाकई जो जमीन गवर्नमेंट को चाहिए, क्या वो वाकई किसी बंदे की घर का या फैक्ट्री का या उसकी बिल्डिंग का हिस्सा है भी सही कि नहीं, अगर ये मामला है, तो ये जो तनाज़ा है, ये डिस्प्यूट है या कॉन्फ्लिक्ट है या डिसएग्रीमेंट है, तो ये मामला कलेक्टर किसको भेज देगा? कोर्ट को। जब भी कोर्ट को कोई कलेक्टर को कोई मसला लगता है कि ये फैसला करना है, तो वो किसको भेज देगा? कोर्ट को। ये बार बार हम इस एक्ट के तहत पढ़ते आए हैं। तो कलेक्टर जो है वो वो पोजेशन नहीं करेगा, हासिल नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, मामला कोर्ट को भेजेगा, और वो कोर्ट को कहेगा कि इसको फैसले को डिसाइड करें पहले इस मामले को, कि जो जमीन हमें चाहिए 1 एकड़, क्या वाकई ये आसमा के घर या असद के घर का हिस्सा है। अगर असद कहता है कि ये जमीन जो आप ले रहे हैं इसमें तो मेरा घर भी आता है, तो मेरा पूरा घर भी ले लें, तो पहले तो ये डिसाइड करना है ना। अगर असद कहता है कि ये जमीन, ये मेरा जो घर है वो जमीन में आता है, और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं आपका घर तो इस जमीन में आता ही नहीं है, तो अगर ये मामला कॉन्फ्लिक्ट है, असद कहता है नहीं नहीं मेरा घर इस जमीन में आता है, या फॉर एग्जाम्पल आसमा ये कहती है कि जो जमीन आप ले रहे हैं उसमें तो मेरा आधा घर आता है, जब मेरे घर का जो जो आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ हिस्सा आता है, तो मेहरबानी करके मेरा घर भी ले लें, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आता, तो उस सूरत में अगर कलेक्टर और वो जो जमीन का मालिक है उनके दरमियान को डिस्प्यूट है, तो वो मामला कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर उस जमीन को अक्वायर नहीं करेगा, पोजीशन हासिल नहीं करेगा, बल्कि किसको भेज देगा? कोर्ट में। और कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये वाकई जो जमीन है कि किसी ये जो जमीन जो गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है, क्या वाकई इसके अंदर किसी शख्स का बिल्डिंग या हाउस या मैन्युफैक्चर कोई फैक्ट्री है या नहीं है। तो कोर्ट कंसिडर वेदर द लैंड इज रीजनेबली अक्वायर्ड फॉर द फुल एंड अनपेड यूज ऑफ द बिल्डिंग। फुल और अनइम्पेयर्ड यूज क्या होता है कि कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि अगर किसी उस जमीन को अक्वायर की जा रही है, तो अगर किसी का उसमें घर आ रहा है, तो पूरा घर क्या गवर्नमेंट ले रही है या नहीं ले रही? ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट किसी का आध घर का कोई 1 कमरा ले रही है और बाकी नहीं ले रही। तो गवर्नमेंट हमेशा, कोर्ट हमेशा इस बात इंश्योर करेगी कि अगर किसी का घर या फैक्ट्री या बिल्डिंग उसमें आ रही है, तो अनइम्पेयर्ड का मतलब है मुकम्मल सालिम, वो उसको गवर्नमेंट को लेना चाहिए। तो सेक्शन 49 सब सेक्शन 2 में ये है कि सपोज लैंड इज अक्वायर्ड एंड द रिमेनिंग लैंड ऑफ द ओनर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट, कि अगर गवर्नमेंट एक जमीन लेना चाहती है और एक शख्स की जो बाकी जमीन है वो उस जमीन से जुदा हो जाती है, कि कुछ हिस्सा जमीन गवर्नमेंट ले लेती है और जो उसका बाकी हिस्सा बच जाता है वो उस बंदे का अनफिट हो जाता है या वो किसी काम का नहीं रहता, तो ओनर जो है वो क्लेम करता है सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में। हमने सेक्शन 23 पढ़ा था कि वो अगर जमीन अक्वायर करनी है गवर्नमेंट में, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो लाजमी गवर्नमेंट को कंसिडर करने चाहिए, वो सेक्शन 23 में थे। और 24 सेक्शन में कौन से थे कि वो पॉइंट्स जो गवर्नमेंट को अक्विजिशन के प्रोसेस में कंसिडर नहीं करने चाहिए, इग्नोर करने चाहिए। आपको याद आया होगा सेक्शन 23 और सेक्शन 24 दोनों का जिक्र था सेक्शन 15 में, और सेक्शन 23 में था वो तमाम पॉइंट जो गवर्नमेंट को लाजमी उनको कंसिडर करना चाहिए अक्विजिशन के प्रोसेस में, और सेक्शन 24 में था वो तमाम पॉइंट्स जो गवर्नमेंट को इग्नोर करने चाहिए अक्विजिशन के प्रोसेस में। अब सेक्शन 23 में एक पॉइंट ये भी था, जो थर्ड पॉइंट पे था, कि अगर एक गवर्नमेंट एक बंदे की जमीन लेना चाहती है, गवर्नमेंट की एक जमीन लेनी चाहती है पब्लिक पर्पज के लिए या कंपनी के लिए, और वो जमीन अगर गवर्नमेंट अक्वायर कर लेगी, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर आता है और गवर्नमेंट उसका एक हिस्सा ले लेता है, तो बाकी मेरी जो जमीन है वो उससे जुदा हो जाएगी, क्योंकि कुछ हिस्सा तो गवर्नमेंट ले लेगी। अब जो मेरी बाकी जमीन है वो मेरे किसी काम की नहीं है, जब वो जमीन मेरे जिस पर्पज के लिए वो जमीन मैं इस्तेमाल कर रहा था, मेरे फैक्ट्री थी, कारखाना था, घर था, या मेरा कोई शोरूम था या कारोबार था, ऑफिस था, अब वो अपने ऑफिस के लिए, कारोबार के लिए, शोरूम के लिए या बिल्डिंग के लिए या कारखाने के लिए या घर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो जमीन जुदा हो गई है। वो जमीन उससे
जो एक जमीन मुझे पूरे 2 एकड़ मुझे चाहिए थी, गवर्नमेंट ने 1.5 एकड़ ले लिया है, तो आधा एकड़ मेरा किसी काम का नहीं है, तो मेरी बाकी जो आधा एकड़ जमीन है वो किसी काम की नहीं है, या उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई है, उस सूरत में क्या होगा? गवर्नमेंट अगर क्लेम और अगर ओनर क्लेम करता है सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के तहत, उसके जो थर्ड पॉइंट है कि ये जमीन मेरी आपने जो ले ली है गवर्नमेंट ने, बाकी जमीन मेरी उससे जुदा हो गई है, तो इसकी कीमत में कम हो गई, तो उस सूरत में क्या होगा? अगर कमिश्नर कंसिडर करता है द क्लेम, अगर वो कंसिडर करता है अनरीजनेबल, अगर वो कमिश्नर समझता है कि ये अनरीजनेबल क्लेम है या एक्सेसिव क्लेम है, तो वो ही मे बिफोर द कलेक्टर मेक्स हिज अवार्ड ऑर्डर द एक्विजिशन ऑफ द होल लैंड। अगर कमिश्नर कंसिडर करता है कि जो क्लेम है वो अनरीजनेबल है या एक्सेसिव है, तो उस सूरत में ही मे बिफोर द कलेक्टर मेक्स अवार्ड ऑर्डर एक्विजिशन ऑफ द होल लैंड ऑफ विच द इनिशियली प्रपोज लैंड फॉर्म्स अ पार्ट। अगर एक बंदा कहता है कि मेरी जमीन तो आप लोग जो है उसका आधा हिस्सा ले रहे हैं और मेरी बाकी जमीन तो मेरे काम की नहीं है, तो उस सूरत में कमिश्नर जो है वो कलेक्टर को कहेगा कि पूरी जमीन ले लें, तो उसकी बाकी जमीन किसी काम की उसकी नहीं है। तो आपको समझ आ गई होगी होपफुली। सेक्शन 49 का सब सेक्शन 3 भी है, उसमें यह है कि अगर एक बंदे ने एप्लीकेशन लिख दी कि मेहरबानी करके मेरी ये जो आधी जमीन ली है, वो उससे मेरा घर है या मेरी बिल्डिंग या फैक्ट्री या मेरा कारखाना उसको नुकसान पहुंच रहा है, या वो दरखास्त लिखता है कि मेरी बाकी जमीन भी ले लें, या वो ये कहता है कि अगर आप जमीन एक कनाल ले रहे हैं तो बाकी मेरी एक कनाल मेरे किसी काम की नहीं रहती, तो मेहरबानी करके मेरी पूरी जमीन ले लें, उस सूरत में ये पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 6 में की दोबारा डिक्लेरेशन होगी, और सेक्शन 7, 8, 9, 10 इस तरह के दोबारा सेक्शन दोबारा रिपीट नहीं होंगी, बल्कि वो प्रोसेस सारा ऑलरेडी हो चुका है। तो कोई फ्रेश डिक्लेरेशन सेक्शन 6 के तहत नहीं होगी, और दोबारा प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी सेक्शन 6, 7, 8, 9 में जो नोटिस जारी हुए थे, सेक्शन 11 में जो दोबारा डिक्लेरेशन हुई थी, जो अवार्ड इशू होता है, ऐसा नहीं होगा, दोबारा वो प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? कलेक्टर मस्ट फर्निश अ कॉपी ऑफ कमिश्नर्स ऑर्डर टू द इंटरेस्टेड पर्सन। अब कलेक्टर क्या होगा, जो डीसी ऑफिस में बैठा हो जो डिप्टी कमिश्नर है, वो क्या करेगा? वो कमिश्नर का जो ऑर्डर है सेक्शन 11 के तहत, वो शख्स को इंटरेस्टेड पार्टी को देगा जिसकी वो जमीन है, और सेक्शन 11 के तहत डिक्लेरेशन अवार्ड इशू कर देगा सिंपली। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर होल लैंड ऑर्डर की जाती है कि ये अक्वायर्ड करनी है, तो उस सूरत में सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 तक दोबारा सारे सेक्शन रिपीट नहीं किए जाते, कि आप दोबारा डिक्लेरेशन इशू करें कमिश्नर, और फिर इंटरेस्टेड पार्टीज को नोटिस जाएं और ये सारा प्रोसेस हो। नो, ये सारे पार्ट जरूरी नहीं है। अगर किसी बंदे ने कहा कि मेरी जमीन का जो पार्ट है वो ना ले, मेरी पूरी कारखाना या फैक्ट्री का पार्ट ना ले, बल्कि पूरी जमीन ले ले, मेरा पूरा घर ले ले, तो उस सूरत में क्या होगा? एक कलेक्टर जो है वो कमिश्नर का ऑर्डर जो है क्या उस बंदे को देगा, और ये मामला पूरा, आधा घर की बजाय पूरा घर, आधी फैक्ट्री की बजाय पूरा फैक्ट्री, और आधी कारखाने की बजाय पूरा कारखाना, आधी जमीन की बजाय पूरी जमीन उसकी ले लीजिएगा सिंपली। सेक्शन 6 से 10 तक दोबारा रेपिटेशन नहीं होगी। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 50। सेक्शन 50 में ये है कि अगर कोई जमीन किसी गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर करनी है किसी कंपनी के लिए, अथॉरिटी, किसी लोकल अथॉरिटी के लिए, तो उस सूरत में ये है कि अगर किसी कंपनी ने जमीन एक्वायर करनी है, तो जो लोकल अथॉरिटी है, जो कंपनी जिसके लिए जमीन लेनी है, वो एक्विजिशन के एक्सपेंसेस पे करेगी। चार्जेस जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, यानी कि एक्विजिशन के साथ जो जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं, वो कौन पे करता है? वो कंपनी, वो लोकल अथॉरिटी, उसका अपना जो फंड है, उस कंपनी का जो अपना कह सकते हैं जो जिसके अंदर उसके रिसोर्सेज पड़े हैं, वहां से पे किए जाते हैं एक्विजिशन के चार्जेस, एक्सपेंसेस। अब, और वो एक्विजिशन के चार्जेस किस तरह गवर्नमेंट रिकवर करती है? एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि लैंड रेवेन्यू के जो बकाए जाते होते हैं उस शक्ल में। सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन A के मुताबिक जो जो चार्जेस कंपनी ने या लोकल कंपनी ने या अथॉरिटी ने जो देने होते हैं, क्योंकि उसने जमीन एक्वायर करनी होती है, पंजाब गवर्नमेंट उसके कंपनी के बिहाफ पे, जो लोकल अथॉरिटी के बिहाफ पे जमीन जब एक्वायर कर रही होती है, तो आप उस कंपनी ने जो पैसे अखराजात देने हैं, अपोजिशन के जो चार्जेस देने हैं, वो किस तरह गवर्नमेंट लेगी? एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट उसको ये समझेगी कि ये उसने कुछ रेवेन्यू देना था, और वो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे गवर्नमेंट उसे एक्वायर करेगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ये है कि रिकवरी कैसे होगी, यानी कि एक्विजिशन के चार्जेस कंपनी से या लोकल अथॉरिटी से जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर करनी है, वो कैसे गवर्नमेंट उससे रिकवर करेगी? एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग, अगर कोई लोकल कंपनी या अथॉरिटी जमीन अक्वायर करना चाहती है और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जमीन चाहिए, तो वो जो कंपनी है या वो जो लोकल अथॉरिटी है, वो कोर्ट के सामने या कलेक्टर के सामने अपीयर हो सकती है। कंपनी खुद तो अपीयर नहीं होती, कंपनी का कोई अथराइज्ड ऑफिसर होता है, वो कोर्ट कंपनी के बिहाफ पे कलेक्टर के सामने या कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो सकता है, और वो एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकती है कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो जो कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं, वो ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि मेहरबानी करके सेक्शन 18 के तहत मामला कोर्ट में भेजा जाए, ये नहीं कह सकते, यानी कि वो रेफरेंस की दरखास्त नहीं कर सकते।
कलेक्टर को ये नहीं कह सकते कि जी मामला जो है वो कोर्ट को भेजा जाए। कंपनी के मामले में ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि कंपनी के ऑफिसर ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि मामला हमारा कोर्ट में भेजा जाए। हाँ अलबत्ता वो कोर्ट के सामने, कलेक्टर के सामने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके सामने अपीयर हो सकते हैं। किस पर्पज के लिए अपीयर हो सकते हैं? कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितनी दी जानी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 50 में हमने क्या पढ़ा कि कंपनी या लोकल अथॉरिटी जो है जिसके लिए जमीन अक्वायर करनी है गवर्नमेंट ने, तो वो कंपनी है, उसके जो अथराइज्ड ऑफिसर हैं या लोकल अथॉरिटी के, वो कोर्ट या कलेक्टर के सामने अपीयर भी हो सकते हैं, एविडेंस भी पेश कर सकते हैं। लेकिन वो ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि हमारा मामला जो है कलेक्टर साहब कोर्ट में भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन 18 के तहत वो रेफरेंस की दरखास्त नहीं दे सकते। अब सेक्शन 51 हम पढ़ते हैं कि ये जो हमने सेक्शन पढ़ा, ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, इस एक्ट के तहत कोई फाइनेंशियल एग्जाम्पशन भी है कि अगर कोई अवार्ड या कोई एग्रीमेंट इस एक्ट के तहत पास किया गया है। अवार्ड कलेक्टर का किस एक्ट के तहत पास करता है, किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 11 के तहत अवार्ड इशू करता है या कोई एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट किसके दरमियान में होता है? पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में और कंपनी के दरमियान में एग्रीमेंट हो जाता है। तो अब उस एग्रीमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट और कंपनी के दरमियान में होता है, जिस कंपनी ने जमीन अक्वायर करनी होती है पब्लिक पर्पज के लिए, कोई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, कारखाना लगाने के लिए, तो अगर कंपनी के दरमियान में और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में कोई एग्रीमेंट होता है, या किसी शख्स ने की जमीन गवर्नमेंट ने लेनी होती है पब्लिक पर्पज या किसी कंपनी के लिए, तो उस शख्स के दरमियान में और कलेक्टर के दरमियान में, कलेक्टर जो उस शख्स के लिए अवार्ड इशू करता है, तो वो अवार्ड और वो जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं होती। और अगर किसी शख्स ने जिसकी जमीन गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है, या कंपनी जिसके लिए, जिसके दरमियान में और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में, अगर किसी कंपनी और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो अगर वो कंपनी चाहती है कि इस एग्रीमेंट की कॉपी लो, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी के ऊपर कोई कॉपी लेने के लिए कोई चार्जेस उसको पे नहीं करना पड़ेंगे। या अवार्ड की कॉपी लेते हुए किसी बंदे को जिसकी जमीन अक्वायर हो रही है, वो कोई उसके ऊपर कोई स्टैंप ड्यूटी या उसके ऊपर कोई फी नहीं देगा, बल्कि उसको फ्री ऑफ कास्ट एक कॉपी ऑफ एग्रीमेंट मिलेगी या कॉपी ऑफ अवार्ड मिलेगी, और कंपनी को भी फ्री ऑफ कास्ट उसको कॉपी मिलेगी उस एग्रीमेंट की, और कोई स्टैम्प ड्यूटी इन दोनों पे, अवार्ड पे या एग्रीमेंट पे नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक अवार्ड जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक अवार्ड बनाया गया, इशू किया गया, कलेक्टर इशू करता है सेक्शन 11 के तहत, और एक शख्स जो है वो उसकी कॉपी चाहता है, तो सेक्शन 51 के मुताबिक ये है कि उसको कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी और उसको कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं होगी। याद रखें सेक्शन 51 में कि कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं होती एग्रीमेंट के ऊपर, अवार्ड के ऊपर, और अगर उस अवार्ड की या एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए बंदे को या कंपनी को, तो उसकी कोई फी पे नहीं करनी पड़ती। ये सेक्शन 51 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 52 में यह है कि नोटिस बिफोर सूट, अगर किसी शख्स को मुकदमा करना है किसी ऑफिसर के ऊपर, तो वो पहले नोटिस इशू करेगा 1 मंथ का। ये एक प्रोसीजरल प्रोटेक्शन है, एक जो जो ऑफिसर काम कर रहे होते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर, तो वो साफ ज़रा गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, तो वो उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है कि कोई मुकदमा या कोई प्रोसीडिंग किसी शख्स के अगेंस्ट शुरू नहीं की जा सकती, किसी पर्सन के अगेंस्ट जो कि इस एक्ट के तहत काम कर रहा है। हाँ अगर कोई मुकदमा करना भी है तो 1 मंथ का पहले प्रीवियस नोटिस दिए जाना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस में लिखा होगा कि हम क्यों मुकदमा करना चाहते हैं और उस मुकदमे की वजह क्या है। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रोविजन आल्सो रेफर्स टू द प्रोसीडिंग आफ्टर टेंडर ऑफ सफिशिएंट अमेंड, कि पहले कुछ ना कुछ सफिशिएंट अमेंड, यानी कि कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि मौका दिया जाएगा अगले बंदे को अपना एक्शन दुरुस्त करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक पर्सन जो है वो समझता है कि किसी अफसर ने कोई गलत फैसला सुनाया है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत, फॉर एग्जाम्पल कलेक्टर ने या एसी ने या कमिश्नर ने, तो अगर वो उस एसी के अगेंस्ट या डीसी के अगेंस्ट या कमिश्नर के अगेंस्ट मुकदमा करना चाहता है, तो वो 1 मंथ एक एक नोटिस इशू करेगा, एक एप्लीकेशन देगा कि मेरा राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। 1 मंथ का वो नोटिस देगा उस मुतलका अफसर को कि जी मैं मुकदमा करना चाहता हूँ आपके अगेंस्ट, या आपके अगेंस्ट जाना चाहता हूँ। तो वो उसमें वजह लिखेगा, रीजन लिखेगा, और साथ रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा, साथ बताएगा कि ये रीजन है जिसको मेरा राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, ताकि ये सफिशिएंट का अमेंड्स का मतलब ये है कि वो जो अफसर है हो सकता है कि वाकई उसको लगे कि वाकई जी मैंने गलत कोई फैसला सुनाया, तो वो उसको दुरुस्त कर सकता है। 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। तो ही कैन नॉट सिंपली रश टू द कोर्ट। एक बंदा जिसको लगता है कि मेरा फैसला डीसी ने या कमिश्नर ने गलत सुनाया है, वो भाग के कोर्ट में नहीं जा सकता, बल्कि वो एक एप्लीकेशन लिखेगा और उस एप्लीकेशन में एक नोटिस देगा मुतलका अथॉरिटी को जिसने वो ऑर्डर इशू किया है 1 मंथ का। और याद रखें कि ये सेक्शन हम 52 पढ़ रहे हैं, इसमें 1 मंथ का प्रीवियस नोटिस दिया जाता है उस अफसर को कि आपने ये जो फैसला सुनाया उसमें मेरा ये राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो ये वजह है उसकी, तो मेहरबानी करके मेरा फैसला दुरुस्त किया जाए, अदरवाइज मैं चला जाऊंगा, मतलब है कि आपके अगेंस्ट कोर्ट में। तो उस शख्स को, जो अफसर होगा, उस शख्स को 1 महीने का नोटिस मिल जाता है, वो शख्स अपने फैसले को नजरसानी कर सकता है, और एक बंदा भाग के कोर्ट में नहीं जाता, बल्कि 1 मंथ की जो नोटिस होता है, इससे पहले अगर वो भाग के कोर्ट में जाए भी सही तो वो नहीं जा सकता।
या कोर्ट उसको फैसले को नहीं सुन सकती, क्योंकि 1 मंथ का नोटिस उस अफसर को दिया जाना चाहिए। तो एक किस्म की, आप जहां से आपको एक सेंस आ रही होगी कि जो अफसर होते हैं उनको एक किस्म की प्रोसीजरल प्रोटेक्शन दी गई है, कि अगर वो फैसला उसे गलत सुनाई भी दिए दे दिया, उन्होंने गलत सुनाई दिया है, तो वो 1 मंथ जब का नोटिस जब दिया जाएगा तो वो उसको अपने फैसले को नजरसानी करके दुरुस्त कर सकते हैं। अब सेक्शन 52 में हमने ये बात की कि 1 मंथ का नोटिस दिया जाता है, लेकिन इसको सेक्शन 45 के साथ कंफ्यूज नहीं करना। उसमें सर्विस ऑफ अपोजिशन ऑफ नोटिस होता है कि अपोजिशन का नोटिस दिया जाता है, उसमें सिंपली वो 1 मंथ का नोटिस होता है। वो होता है कि जिसमें समन इशू किए जाते हैं या नोटिस इशू किया जाता है, वो सेक्शन 45 था, वो उसके साथ इस वक्त कंफ्यूज नहीं करना आपने। अब सेक्शन 53 हम पढ़ते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक शख्स जब कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट के साथ जो उसकी कोरिस्पॉन्डेंस होती है उसके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लागू होता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो इसको हम सीपीसी कहते हैं, ये अप्लाई होता है जब भी कोर्ट के साथ बंदे के मामला होते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक बंदा कोर्ट के सामने जाता है, जज के सामने जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, कलेक्टर के सामने जाता है, कमिश्नर के सामने जाता है, तो वो जो कोर्ट के साथ प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोरिस्पॉन्डेंस होता है, उसके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की तमाम जो कानून है वो लागू होता है। कोड की पॉइंट इसमें ये है, अहम पॉइंट, सेव इन सो फार एज दे मे बी इनकंसिस्टेंट विद एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है, उस सूरत में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं लागू होगा। क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 एक अपना खुद एक एक्ट है। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत एक बंदा कोर्ट के सामने जा रहा है, तो उसके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई होती है उसके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का कानून लागू होता है। लेकिन अब हो सकता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कुछ ऐसी शिक्के जैसी प्रोविजंस हो जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के साथ इनकंसिस्टेंट हो, उनके दरमियान क्लैश आ रहा हो, उस सूरत में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की वो शिक या कानूनी सेक्शन लागू नहीं होगा। अदरवाइज कोर्ट के सामने जब भी कोई बंदा आता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत किसी बंदे की जमीन अगर गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है पब्लिक पर्पज के लिए या कंपनी के लिए, या उसको कोई नोटिस गया है, वो कोर्ट के सामने, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, कमिश्नर के सामने अपीयर होता है, जो उसको कोई नोटिस आता है, समन आता है, तो उस सूरत में लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत एक बंदा जब भी कोर्ट के सामने जाता है तो उसके ऊपर लागू क्या होगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लागू होगा। मिसाल के तौर पे, एक प्रोसीजरल इशू, अगर कोई इशू हुआ है, कोई इशू आ गया है कोर्ट के सामने, अगर एक बंदा अपीयर होता है, अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के ऊपर नाफिज अमल करते हुए अगर एक बंदा कोर्ट के सामने आता है, कोई ऐसा इशू आ गया है, तो अगर एक ऐसा इशू आ गया कि उसकी रहनुमाई लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 से नहीं हो रही, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 उसके ऊपर खामोश है, गाइड नहीं कर रहा, तो उस सूरत में ऐसा जो इशू होगा वो उसको किस चीज से डील किया जाएगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कि कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर लागू होता है, उस एक्ट के तहत उस इशू को सॉल्व किया जाएगा। तो अब याद रखना है आपने कि सेक्शन 53 जो हमने अभी पढ़ा है, कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कौन सा एक्ट है? ये एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत कोर्ट अपने मामलात को चलाती है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई होता है जब भी कोर्ट के सामने कोई प्रोसीडिंग हो, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का मामला हो, जमीन के एक्विजिशन का मामला हो, कोई भी सेक्शन का मामला हो, उस सूरत में अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 खामोश है, रहनुमाई नहीं कर रहा, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उस पर अप्लाई होगा। अब सेक्शन 54 है, सेकंड लास्ट सेक्शन है, अपील्स इन प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। अगर एक कलेक्टर ने एक अवार्ड इशू कर दिया, अवार्ड क्या होता है? फैसला होता है, लैंड की जमीन अक्वायर कर लेनी चाहिए, ब्ला ब्ला जो भी है। अगर उस कलेक्टर ने एक अवार्ड इशू कर दिया सेक्शन 11 के तहत, और एक शख्स कहता है कि सॉरी, ये तो जमीन मेरी जो है वो गवर्नमेंट कम कीमत पे अक्वायर कर रही है, मुझे कंपनसेशन कम दे रही है, या उसको कोई भी इशू है, तो वो अगर वो अपील करना चाहता है तो पहली अपील वो करेगा हाई कोर्ट को। अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, या डेक्री जिसको कहते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को या कोर्ट के फैसले को डेक्री कहा जाता है, DECREE, डेक्री। और वो बंदा हाई कोर्ट के फैसले को भी मुतमिन नहीं है, वो कहता है एग्रीड पार्टी है, तो वो फिर जा सकता है हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, किसके पास जा सकता है अपील में? सुप्रीम कोर्ट के पास। ये सेक्शन 54 की तरह बातें हैं, अपील की बात की गई है इसमें। तो हायरार्की क्या है कि कोर्ट ने अवार्ड इशू किया या कलेक्टर ने अवार्ड इशू किया, एक बंदे ने अपील की किसको? हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट की जो अपील है, उस हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो डिक्री सुनाई, बंदा फिर भी मुतमिन नहीं हुआ, तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखें, आप लोगों ने ये याद नहीं रखना, ये माइंड में ज़हन नहीं बिठानी बात कि लैंड अक्विजिशन एक्ट के तहत जितनी भी अपील्स होती हैं वो पहले हाई कोर्ट में जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में। नो, आपने ये याद रखना है कि सेक्शन 54 के मुताबिक जब अवार्ड इशू होता है, अवार्ड कलेक्टर भी इशू कर सकता है, कोर्ट भी इशू कर सकती है, उस अवार्ड या जो कलेक्टर का अवार्ड है या कोर्ट का अवार्ड है, उसके अगेंस्ट आप पहले हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट की डिग्री के अगेंस्ट अगर आप जाना है तो आप अपील लेके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आखिरी एक्ट है, इस सेक्शन है, इस पार्ट 8 का, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का। इसके साथ ही हमारा ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 खत्म हो रहा है। सेक्शन 55 ये है कि पावर टू मेक रूल्स,
सेक्शन 55 ये कहता है कि रूल मेकिंग पावर जो है या अथॉरिटी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, रूल्स बना सकती है। वो इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसे रूल बनाएगी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के साथ मुताबिकत रखते होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और वो रूल्स क्यों बनाएगी? ताकि जितने भी ऑफिसर्स हैं, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं, जो उनको गाइड किए जा सके उन तमाम मामलात में कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है, रूल चेंज भी कर सकती है, यानी कि अल्टर भी कर सकती है, रूल्स में इजाफा भी कर सकती है। और जब वो रूल पब्लिश करे, जब रूल्स बनाएगी तो पहले पब्लिश करेगी और फिर ये कहेगी कि हमने रूल्स बना दिए। क्यों पहले पब्लिश करना क्यों जरूरी है? ताकि लोगों को अगर कोई इतराज हो तो वो उस पर इतराज जमा करवा सके। वो इतराज जब लोग जमा करवाते हैं, जब अथॉरिटी जमा करवाती है, तो फिर वो गवर्नमेंट को कंसिडर करती है, उसमें अमेंडमेंट लाती है और फिर उनको लागू करती है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, यानी कि इस सेक्शन के तहत, सेक्शन जो 55 लास्ट सेक्शन है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, इसमें पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। और वो रूल्स क्यों बनाती है? ताकि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको गाइड किया जा सकता है उन तमाम मामलात में जो इनका ताल्लुक लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के नफाज के साथ, इंप्लीमेंटेशन के साथ, इन्फोर्समेंट के साथ है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स में इजाफा भी कर सकती है जो पहले रूल्स हैं, और उनको जो पहले रूल्स हैं उनको अल्टर भी कर सकती है। तो और जब रूल्स ये जब रूल्स बनाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, तो वो रूल्स पहले उनको उनको नाफिज अमल नहीं करेगी, बल्कि उन रूल को पहले पब्लिश करेगी। किस में पब्लिश करेगी? ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी। और जब वो ऑफिशियल गजट में रूल्स पब्लिश हो जाएंगे, लोगों को या अथॉरिटीज को, अगर मुतलका अथॉरिटीज को उस पर इतराज है, वो इतराज जमा करवाएंगे, पंजाब गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी, मुनासिब तब्दीलियां करेगी और फिर उसको जाके उसको नाफिज अमल करेगी। तो रूल्स, उनमें अल्ट्रेशन या एडिशंस, ये सारी जो है ये पहले ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी पंजाब गवर्नमेंट हर साल। और फिर जब पब्लिश हो जाएंगे, लोगों को अगर कोई इतराजात है तो ठीक है, वो इतराजात जमा करवाएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दोबारा देखेगी, उसमें नजरसानी करेगी। फिर जाके वो क्या करेगी? जब उसको इशू करेगी कि ये फाइनल हो गए, और फिर जब वो एक बार इशू हो जाएंगे ऑफिशियल गजट में, तो फिर उनकी ताकत ऐसी होगी कि वो फोर्स ऑफ लॉ बन जाएंगे, यानी कि फिर वो कानून बन जाएंगे। तो याद रखें, सेक्शन 55 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, लेकिन ये रूल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए उन रूल के साथ जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1884 के तहत नाफिज होते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स नहीं बना सकती जो कंसिस्टेंट ही ना हो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के साथ, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो है, इसको फैसिलिटेट करना है हमने, उसकी मुखालफत नहीं करनी। तो पहले पंजाब गवर्नमेंट अगर रूल्स बनाएगी तो उनको पब्लिश करेगी ऑफिशियल गजट में, कि अगर कोई लोगों को इतराज है तो वो लोग इतराजात करें। और उसके बाद जब एक बार जो इशू हो जाएंगे ऑफिशियल गजट में, ये रूल्स पब्लिकेशन हो जाएगी, तो फिर वो जो रूल्स होंगे जो पंजाब गवर्नमेंट ने इशू किए होंगे रेवेन्यू ऑफिसर की गाइडेंस के लिए, या कोई ऑलरेडी जो रूल्स हैं उनको चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए, या ऑलरेडी जो रूल्स हैं उनमें इजाफा करने के लिए, जब एक बार ऑफिशियल गजट में पंजाब गवर्नमेंट पब्लिश कर देगी, तो जब ऑफिशियल गजट में कोई रूल्स पब्लिश हो जाते हैं तो वो फोर्स ऑफ लॉ बन जाते हैं, यानी कि वो कानून बन जाते हैं पूरा। अब उसके बाद रीजन अगर हम करें तो सेक्शन 45 में सर्विस ऑफ नोटिस की जाती है। पर्सनल, एक बंदे को पर्सनल तौर पर भी दिया जा सकता है नोटिस, और अल्टरनेटिव तरीके भी हैं। और सेक्शन 46 में अगर कोई बंदा सेक्शन 4 के तहत, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के तहत, या सेक्शन 8 के तहत, जब कोई बंदा कलेक्टर की कोई टीम जो है वो सर्वे करना चाहती है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट डालता है, तो उसके ऊपर पनिशमेंट है 1 मंथ की, 50 रुपए की, या दोनों सजा है। सेक्शन 47 में ये कहा कि अगर कलेक्टर खुद मजिस्ट्रेट है तो वो जमीन कोई किसी शख्स से खुद सरेंडर करवाएगा। अगर वो कलेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं है तो मजिस्ट्रेट को लिखेगा, और फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो जमीन बंदे से सरेंडर करवा के पंजाब गवर्नमेंट को देगा। और सेक्शन 48 में ये है कि अगर पहले कमिश्नर ने कहा था सेक्शन 6 के तहत कि हमें जमीन चाहिए, लेकिन अगर वो जमीन कंपलसरी नहीं थी और कमिश्नर कलेक्टर ने अभी तक अक्विजिशन हासिल नहीं की, उसकी पोजीशन हासिल नहीं की, तो कमिश्नर जो है उसको विड्रॉ भी कर सकता है अगर वो जमीन कंपलसरी नहीं है। और सेक्शन 49 में ये है कि अगर किसी बंदे का घर या बिल्डिंग ली जा रही है, उसका कोई हिस्सा लिया जा रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा पूरा घर, पूरी बिल्डिंग, पूरी फैक्ट्री ली जाए मेहरबानी करके। या मेरा अगर जो जमीन आप ले रहे हैं, आधी जमीन ले रहे हैं और बाकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है, तो वो दरखास्त दे सकता है कि मेरी पूरी जमीन ली जाए, क्योंकि आधी जमीन जो मेरे पास बचेगी वो मेरे किसी काम की नहीं है, या उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। तो उस सूरत में अगर वो एप्लीकेशन लिखता है, और अगर कलेक्टर ने अभी तक अवार्ड इशू नहीं किया, तो वो दोबारा अपना फैसला चेंज भी कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 50 में था कि अगर लोकल कंपनी या अथॉरिटी को कोई जमीन चाहिए तो वो अक्विजिशन के चार्जेस पे करेगी। और सेक्शन 51 में था कि अगर कोई अवार्ड इशू करता है कलेक्टर या कोर्ट, या अगर कोई एग्रीमेंट होता है पंजाब गवर्नमेंट और कंपनी के दरमियान में, तो उस अवार्ड या उस एग्रीमेंट के ऊपर कोई स्टैंप ड्यूटी भी नहीं होगी। और अगर कोई कंपनी या वो बंदा उस एग्रीमेंट की या अवार्ड की कॉपी लेना चाहता है, उसके ऊपर कोई फी भी पे नहीं करेगा। और सेक्शन 52 में था कि अगर कोई शख्स एग्रीव्ड है, वो कहता है नाराज है, अगर वो किसी ऑफिसर के फैसले के खिलाफ जाना चाहता है, उस पर मुकदमा करना चाहता है, तो वो 1 मंथ का नोटिस देगा, ताकि वो ऑफिसर जो है उसको नजरसानी कर सके।
1 मंथ का नोटिस। और सेक्शन 53 में ये था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत अगर कोई बंदा कोर्ट के सामने जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, जज के सामने जाता है, कलेक्टर के सामने जाता है, कमिश्नर के सामने जाता है, तो जितने भी उसके मामला कोर्ट के साथ प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी, उनके ऊपर इतला किस चीज का होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। और फिर सेक्शन 54 में ये है कि अगर एक बंदा कोर्ट के अवार्ड या कलेक्टर के अवार्ड के अगेंस्ट अपील करना चाहता है तो वो पहले हाई कोर्ट में अपील करेगा। हाई कोर्ट की जो डिक्री है उसके अगेंस्ट भी वो जाता है, चाहता है कि अपील करे, तो किसको अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट को। और सेक्शन 55 जो आखिरी एक्ट है, सेक्शन है इस एक्ट का, उसमें है रूल्स कि अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में कोई ऐसा मामला आता है जो रेवेन्यू ऑफिसर को गाइड करना है, फैसिलिटेट करना है, जो पहले रूल्स है उनको चेंज करना है, पहले रूल्स में इजाफा करना है, उस सूरत में पावर किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, रूल्स बनाने की या रूल्स को चेंज करने की या रूल में इजाफा करने की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, पहले पब्लिश करती है ऑफिशियल गजट में, ताकि लोगों को कोई इतराज आते वो जमा करवा सके, और फिर जब एक बार वो पब्लिश हो जाए तो उसकी पावर क्या होती है, फोर्स ऑफ पावर, वो पूरा कानून बन जाता है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, कि सेक्शन 45 के तहत सर्विस ऑफ नोटिस है। पॉइंट 2 में सेक्शन 46 में ये है कि अगर कोई बंदा के ऊपर पनिशमेंट है, तो वो पनिशमेंट तब होगी एक बंदे के ऊपर, अगर ऐसा नहीं है कि एक बंदा कोई कलेक्टर का कोई बंदा आया और उसने कहा कि एक बंदा रुकावट डाल रहा है तो उसको सजा दी जाए, बल्कि मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने अगर कन्विक्शन हो गई है, साबित हो गया एक बंदे ने रुकावट डाली है, तब उसके ऊपर 1 मंथ की इंप्रिजनमेंट और उसको 50 रुपए फाइन, और साथ उसके ऊपर ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। सेक्शन पॉइंट 3 इसमें एक और बात भी इस एक्ट में आया था, बड़ा अहम पॉइंट है कि मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट एक महीने की हो सकती है। और सेक्शन एक और अहम पॉइंट है कि मैक्सिमम फाइन एक बंदे के ऊपर 50 रुपए हो सकता है। और इस तरह एक और अहम पॉइंट है कि अगर कमिश्नर ने जमीन पहले डिक्लेरेशन की थी सेक्शन 6 के तहत, और उसने कहा कि जमीन कंपल्सरी नहीं है और उसने विड्रॉ करनी है, तो वो विड्रॉ तब कर सकता है अगर कलेक्टर ने जमीन की पोजीशन ना ली हो, उससे पहले पहले विड्रॉ कर सकता है। अगर कलेक्टर ने जमीन ले ली है, अब कमिश्नर डिवीजन में बैठ के विड्रॉल नहीं कर सकता, कि वो समझता है कि अगर जमीन कंपल्सरी नहीं है तो वो विड्रॉ अब कर ले। अगर कलेक्टर ने जमीन की पोजीशन नहीं ली, उससे पहले पहले वो विड्रॉ कर सकता है। और एक और पॉइंट ये था कि कंपनसेशन एक बंदे को तब भी अवार्ड की जाएगी अगर कमिश्नर ये कहता है कि आप जमीन नहीं चाहिए, लेकिन वो बंदे को नोटिस भी जारी किए गया, वो बंदा कोर्ट में भी आता जाता रहा, और आप कमिश्नर ने कह दिया कि जमीन अक्वायर नहीं करनी, हमने विड्रॉ कर दिया, तो उसको जो उसको नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, या कोई कंपनसेशन उसको दी जाएगी। और वो कौन डिटरमिन करेगा, कलेक्टर डिटरमिन करेगा अकॉर्डिंग टू पार्ट 3 ऑफ लैंड एक्विजिशन 1894। पार्ट 3 किसके साथ डील करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट 7 एक बड़ा अहम पॉइंट 7 है इस एक्ट के तहत आया है इस पार्ट में, वो ये है कि सेक्शन 49 का इतलाक होता है कि अगर किसी घर या किसी मैन्युफैक्चरिंग का या फैक्ट्री या किसी की बिल्डिंग का अगर को आधा हिस्सा गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है, तो उस पर सेक्शन 49 लगेगा। और एक और पॉइंट इसमें बड़ा अहम है कि ओनर अगर कह देता है कि मेहरबानी करके मेरा आधा घर, आधी बिल्डिंग, आधी फैक्ट्री न ले, बल्कि पूरी बिल्डिंग या पूरी जमीन या पूरी फैक्ट्री ले ले, और अभी तक कलेक्टर ने सेक्शन 11 के तहत अवार्ड इशू नहीं किया, तो वो अपना फैसला चेंज भी कर सकता है। और एक और पॉइंट बड़ा अहम है इसमें कि अगर ये मामला आ जाए कि जो एक बंदा कहता है कि ये जो जमीन है, ये तो जो अब गवर्नमेंट जमीन लेना चाहती है उसमें तो मेरा आधा घर या फैक्ट्री या कारखाना आता है, और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं कारखाना या फैक्ट्री या बिल्डिंग आपकी नहीं आती, तो अगर रोला पड़ जाता है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। और एक और अहम पॉइंट है कि सेक्शन 50 में कि अगर एक लोकल कंपनी है या अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि हमें जमीन एक्वायर करनी है, तो वो जो लोकल कंपनी अथॉरिटी है, वो कलेक्टर के सामने या कोर्ट के सामने अपीयर भी हो सकती है, एविडेंस भी पेश कर सकती है, लेकिन ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कलेक्टर को कि मेहरबानी करके कोर्ट को फैसला भेजा जाए, रेफरेंस कोर्ट में भेजा जाए, हमें एतराज है आपके मामले के ऊपर। अब एक और बात कि सेक्शन 52 में आया कि 1 मंथ का प्रीवियस नोटिस दिया जाना चाहिए अगर एक बंदा कहता है कि हमें ऑफिसर ने फैसला जो सुनाया उसमें हमारे राइट्स इन्फ्रिंज हुए। और सेक्शन एक और अहम पॉइंट, बड़ा अहम पॉइंट है कि सेक्शन 53 में ये कहा गया है कि कोर्ट के सामने जितनी प्रोसीडिंग्स होंगी, एक बंदा लैंड एक्विजिशन एक्ट के 1894 के तहत अगर कोर्ट के सामने अपीयर हो रहा है, कलेक्टर के सामने अपीयर हो रहा है, या कमिश्नर के सामने, तो उसकी जो कोर्ट से प्रोसीडिंग्स होंगी उसके ऊपर इतलाक किस चीज का होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। और एक और अहम पॉइंट है कि सेक्शन 55 जो आखिरी सेक्शन है इस पार्ट 8 का, उसमें यह है कि अगर रूल्स पंजाब गवर्नमेंट बना रही है तो पहले उनको पब्लिश करेगी किसमें, ऑफिशियल गजट में, तब जाके वो क्या होगा, रूल ऑफ लॉ, उसकी फोर्स ऑफ लॉ बनेगी, यानी कि वो जो रूल्स है उनकी पावर बनेगी लॉ की। तो इसमें कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं इसी पार्ट 8 से, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट का लास्ट पार्ट है, पार्ट 8, जिसमें सेक्शन 45 से 55 है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यूज हैं, ये उन कैंडिडेट के साथ शेयर हो रहे हैं जो मेरे एनरोल्ड मेंबर्स हैं। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा है, अगर आप नैब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए जीके और रेवेन्यू लॉज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पेड सेशन को ज्वाइन करने के लिए मुझसे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट करें, 03326896 568। अपकमिंग जो नायब तहसीलदार की सीट्स हैं वो एक्सपेक्टेड है इसी मंथ के एंड पे या सितंबर में इंशाल्लाह। तो नायब तहसीलदार की सीट्स हर डिवीजन की आएंगी सेपरेट, हर डिवीजन के लोग
अपने अपने डिवीजन में अप्लाई कर पाएंगे। नायब तहसीलदार जो है वो 3 to 5 ईयर के अंदर तहसीलदार बन जाता है, और तहसीलदार जो है वो 5 साल में एसी बन जाता है, और एसी जो है अगले 5-7 साल में डीसी बन जाता है। तो अगर आप एक जबरदस्त करियर चॉइस चूज करना चाहते हैं तो नायब तहसीलदार और तहसीलदार की तैयारी आज से शुरू करें। और अगर आप रेवेन्यू लॉज की आपको समझ नहीं आती, जीके की तैयारी करना चाहते हैं, इसी तरीके से तहसीलदार में इंग्लिश ऐसे का पेपर भी होगा और उर्दू कंपोजिशन का पेपर भी होगा, जिसमें उर्दू का मजमून भी होगा, तलखीस भी होगी, कंप्रीहेंशन भी होगी, ग्रामर भी होगी। तो अगर आप उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, रवि विलास की तैयारी करना चाहते हैं, जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे तहसीलदार के सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह सितंबर 1 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और नायब तहसीलदार का सेशन मेरा जारी है, और नायब तहसीलदार का सेशन 2 जो है वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा सितंबर 1 से। तो नायब तहसीलदार के सेशन और तहसीलदार के सेशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 033268966568 पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी आरा, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे, पता चले कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है या नहीं आया। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म के लेक्चर आप तक बर वक्त पहुंच रहे। मेरा जो चैनल है इंग्लिश विद खान, इसके तवसत से मैं सीएसएस और पीएमएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और पीपीएससी और एफपीएससी और एनटीएससी के जरिए डिफरेंट जो जॉब्स आती हैं, जॉब्स की अपडेट्स, उनके हमारे टेस्ट की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, नोट्स और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैं बताता रहता हूँ इस चैनल के तवसत से। ये चैनल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आप इसको आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच रहे। अपना ख्याल रखें, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान।